अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं G4 खरीदा। आइए एक नजर डालते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जिन पर हम सवाल उठाएंगे। नवाज ओबामा मुलाकात तो हो गई लेकिन तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान ने अपने अहदाफ हासिल नहीं किए। हकाइक आपके सामने लाएंगे आज प्रोग्राम में। क्या अमेरिका ने वजीर आजम नवाज शरीफ से सिर्फ रस्मी मुलाकात की थी और असल मामला जनरल राहील शरीफ से अगले महीने तय करेगा? अमेरिका की सोच क्या है, इसके लिए बात करेंगे वॉशिंगटन में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के डायरेक्टर मुईद यूसुफ साहब से। लश्कर जंगवी का बानी रुकन और डेथ स्क्वाड का सरबराह हारून भट्टी 4 साथियों समेत दुबई से गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत और पुलिस शाबाश के मुस्तहिक, लेकिन क्या पंजाब से लश्कर जंगवी का मुकम्मल खात्मा हो गया और दूसरी कलदम तंजीमों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? ये सवाल करेंगे आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत से जिल्लत तो उठाई लेकिन क्या कौमी दौलत भी गंवाई? अगर भारत सीरीज नहीं खेलता तो क्या पाकिस्तान हर जाना तलब करने की पोजीशन में है? बात करेंगे इस पर प्रोग्राम में कि क्या नजम सेठी ने मुआहिदा करते हुए कोई गलती तो नहीं कर दी थी। और पाक फौज का एक और बड़ा कारनामा, पाकिस्तान साख्ता ड्रोन की पहली बार रात के अंधेरे में कामयाब कार्रवाई। जनूबी वजीरिस्तान के दहशतगर्द बुर्राक का निशाना बने। जी हाँ, आज की जी हिट्स प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे अमेरिका के मुतालिक और इसमें जो होने वाली सबसे अहम सबसे बड़ी मुलाकात यानी कि नवाज ओबामा मुलाकात। ये मुलाकात कैसी रही, कामयाब रही, नाकाम रही, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, इस पे अपना तज्जिया हम कुछ देर के बाद देंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि जब ये मुलाकात हो गई थी तो उसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने दावा करते हुए मीडिया टॉक में क्या कहा था, जरा सुनिएगा। ये दौरा अपने अहदाफ हासिल करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। जी नहीं वजीर आजम साहब, आपका दौरा, आपकी मुलाकात अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब नहीं रहा है, नाकाम रहा है बड़ी हद तक। और ये जो दावा हम कर रहे हैं कि नवाज ओबामा मुलाकात अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है, इसकी बुनियाद वो हकाइक हैं जो कि हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत से आदाफ थे जब वजीर आजम नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे। एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई थी यहाँ पाकिस्तान में जिसमें वजीर आजम और आर्मी चीफ और बाकी काबीना और बाकी अस्करी क़यादत मिलकर बैठी थी, अहदाफ तय किए थे। उन अहदाफ में से चंद अहदाफ हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, आपके सामने हम लेके आएंगे। सबसे पहला हदफ अगर हम तस्वुर कर लें कि मसला कश्मीर था, तो मसला कश्मीर पर क्या बात हुई? क्या अमेरिका ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि वो भारत पर प्रेशर डालेगा मसला कश्मीर हल करवाने के लिए, या वो मुसालहत के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई खबर जो जॉइंट स्टेटमेंट आपने देखी होगी उसमें कहीं पर भी ये सामने नहीं आई। सिर्फ ये कहा गया जो कि पिछले 60 सालों से कहा जा रहा है कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए और पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। जो मकसद था, जो हदफ था कि भारत को मजबूर किया जाए, अमेरिका से प्रेशर डलवाया जाए, वो हदफ हासिल नहीं हो सका इस मुलाकात में। अगला हदफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी। ये जो स्टेटमेंट सामने आई हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से भी और व्हाइट हाउस की तरफ से भी, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी, वो कहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी खत्म होनी चाहिए। अब ये कशीदगी किसकी तरफ से हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से या भारत की तरफ से, इस पे कुछ नहीं कहता ये स्टेटमेंट। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि वज़ीर आज़म साहब ने मीडिया टॉक करते हुए क्या कहा था, जरा सुनिएगा। LOC पर कशीदगी पर भी बात हुई और ये इत्तफाक किया गया कि एक मौसर मैकेनिज्म की अशद जरूरत है ताकि ये फायरिंग के सिलसिले को, जिसके नतीजे में पाकिस्तान साइड पे बहुत सारी हलाकतें हुई हैं, इसको रोका जा सके। वज़ीर आज़म साहब की बात आपने सुनी, वो एक लफ्ज एक सेंटेंस ऐड कर रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी जिसके नतीजे में
पाकिस्तान साइड पर हलाकतें हुई हैं। यानी कि अमेरिका ने शायद ये कहा है कि LOC पर कशीदगी भारत कर रहा है, जबकि जो स्टेटमेंट है इसमें ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। सो या तो ये स्टेटमेंट गलत है या फिर वजीर आजम साहब गलती से मीडिया टॉक करते हुए ये इजाफा कर गए हैं। सो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदगी, ये हदफ भी हासिल नहीं हो सका। पाक भारत ताल्लुकात, इसके बारे में भी इस स्टेटमेंट में बहुत रिवायती किस्म की बात है जो हमेशा से अमेरिका करता आया है। हालांकि अमेरिका के सामने है, पाकिस्तान को अपना केस स्ट्रांगली पुट अप करना चाहिए था कि भारत जिस तरह की हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान मुखालिफ हरकतें कर रहा है। और अभी तो पाकिस्तान के पास केस बहुत स्ट्रांग था कि PCB हुकाम के साथ जो गैर अखलाकी सलूक हुआ, तो ये भारत जो क्रिकेट डिप्लोमेसी को भी बर्बाद कर रहा था। लेकिन पाक भारत ताल्लुकात पर भी ये स्टेटमेंट बहुत रिवायती किस्म की है। आगे आइए, पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के सबूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इस हदफ को बुनियाद बना के पाकिस्तान से वजीर आजम साहब अमेरिका गए थे। कहा गया कि जॉन कैरी को ये डोजियर दे दिया गया है, लेकिन जॉन कैरी ने ना तो अपने ट्विटर अकाउंट पे ना ही दफ्तर खारजा ने किसी भी तरह से इसको ऑन किया। यहाँ तक कि सदर ओबामा के सामने भी ये डोजियर पेश नहीं किया गया और इस स्टेटमेंट में कहीं भी इस डोजियर का जिक्र नहीं है। और ओबामा नवाज मुलाकात के बाद जब मीडिया टॉक करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस डोजियर के ना होने के मुतालिक सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कहा था, उनकी गुफ्तगू, उनकी बॉडी लैंग्वेज जरा आप सुनिएगा। ये डोजियर जो है ये सेक्रेटरी कैरी को कल दिया था और ये पहले हम यूनाइटेड नेशंस को भी दे चुके हैं और कल हमने इस पर बात भी की और डोजियर उनके हवाले किया, तो उन्होंने डोजियर को वसूल किया, रिसीव किया और यकीनन अब आगे मजीद इस पर तबादला ख्याल होगा। और डोजियर के मुतालिक सवाल ये था कि ये डोजियर सदर ओबामा को क्यों नहीं दिया गया और स्टेट डिपार्टमेंट अभी तक इस डोजियर को ऑन नहीं कर रही। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहीं जवाब में ये नहीं कहा कि उन्होंने ये डोजियर सदर ओबामा को दिया है, बल्कि उन्होंने रुक रुक के, अटक अटक के इस सवाल का जवाब दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत वाज़ेह थी कि ये डोजियर का मामला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। बहरहाल पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के सबूत, ये हदफ भी कामयाब नहीं हुआ, अचीव नहीं हुआ। अफगान अमन मुज़ाकरात, इसमें थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जोर दिया है और इस बात में भी अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई है कि अफगान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने चाहिए। पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, लेकिन जाहिर है अफगान अमन मुज़ाकरात में अमेरिका का अपना फायदा है, तो इस इशू पर उसने थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई है। यहाँ पर हदफ थोड़ा कामयाब रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, ये बहुत बड़ा हदफ था जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लेकर अमेरिका गए थे। पाकिस्तानी कौम की सेक्रीफाइसेस, पाक फौज की सेक्रीफाइसेस, ज़रबे अज़्म, इन सब की तारीफ तो अमेरिका ने की और जाहिर है वो इससे इनकार भी नहीं कर सकता था। लेकिन दो तंजीमों, हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क से अमेरिका को प्रॉब्लम है, लश्कर तैयबा से भारत को प्रॉब्लम है। सो इन दोनों का जिक्र तो इस स्टेटमेंट में कर दिया जाता है, लेकिन जो भारत पाकिस्तान के साथ दहशत गर्दी कर रहा है, पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, उसका इस स्टेटमेंट में कहीं जिक्र नहीं आता। सो ये हदफ भी एक तरह से पार्शली नाकाम रहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आप अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश नहीं कर पाए। इसके अलावा F-16 देने की बात हो रही थी, वो वज़ीर आज़म साहब से नहीं हुई। कोलिशन सपोर्ट फंड जो कि अगले साल के लिए, जो कि हमारा हक है कि हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो इसकी खिदमात के सिले में हमें ये रकम हासिल होनी है। वो रकम अगले साल के लिए कुछ मालूम नहीं पाकिस्तान को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोलिशन सपोर्ट फंड पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से कोई बात नहीं हुई। उसके बाद अहदाफ आ जाते हैं इक़्तिसादी ताउन का, दिफाई ताउन का, तालीम का, सेहत का, माहौलियाती तब्दीली का और तवानाई का, और इनमें भी कोई बहुत बड़ी पेशरफ नहीं हुई। वही रिवायती बातें हैं, नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, कोई बहुत बड़ा मुआहदा नहीं हुआ। कोई अमेरिका ने बहुत बड़ी यकीन दहानी नहीं करवाई क्योंकि वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और ये जो बाकी के 6-7 अहदाफ हैं, इक़्तिसादी ताउन, दिफाई ताउन, तालीम, सेहत, तवानाई वगैरह वगैरह, इन पर वर्किंग ग्रुप्स पहले ही काम कर रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट में उन्हीं वर्किंग ग्रुप्स की कारकर्दगी उठाकर डाल दी गई है, कोई नई बात इस स्टेटमेंट में नहीं की गई। तो ये वो चंद अहदाफ हैं जो पाकिस्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग थे वज़ीर आज़म साहब, जिनके लिए आप ये दौरा करने गए थे। आपने फरमाया कि ये अहदाफ हासिल कर लिए गए, दौरा कामयाब हो गया, लेकिन जो हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखे हैं उसमें तो कोई सब्सटेंटिव बात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से नहीं की गई।
एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जो मैंने बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से अमेरिका ने कोई सब्सटेंटिव बात नहीं की, सिर्फ एक रस्मी मुलाकात की है, तो क्या असल मामलात अमेरिका तय करेगा जनरल राहील शरीफ के साथ, जो कि अगले महीने मुमकिना तौर पर अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस पर बात करने के लिए हम वाशिंगटन भी चलेंगे। मेरे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। नवाज शरीफ या राहील शरीफ, अमेरिका किससे बात करने में ज्यादा आसानी महसूस करता है और किससे बात करने में या किससे मामलात तय करने में ये समझता है कि वो हतमी हल तक पहुंच जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनका दौरा अमेरिका जो कि कल सवेरे खत्म हो जाएगा पाकिस्तानी वक्त 5 बजे के मुताबिक। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये दौरा, इसमें डिप्लोमेटिक फेस सेविंग या डिप्लोमेटिक कॉस्मेटिक्स तो बहुत ज्यादा थे। सदर ओबामा से मिले, नायब सदर जो बाइडन से मिले, वजीर खारिजा से मिले, वजीर दिफा से मिले, वजीर खजाना से मिले, IMF के MD से मिले, पेंटागन का दौरा भी किया, अमेरिकन अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें की। इतनी बड़ी बड़ी मुलाकातें, इतनी हाई प्रोफाइल मुलाकातें जब आप कर रहे होते हैं तो डिप्लोमेटिक कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, डिप्लोमेटिक फेस सेविंग बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिप्लोमेसी ये नतीजा निकालती है कि इतनी मुलाकातों, इतनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का नतीजा क्या निकला। तो डिप्लोमेटिक कॉस्मेटिक्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डिप्लोमेटिक गेन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरे में से उतना हैवी वेटेज नहीं है जितना हैवी वेटेज उनकी मुलाकातें थी। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि जनरल राहील शरीफ, जिनकी नवंबर में अपनी तैनाती के 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, वो उसी नवंबर के महीने में अमेरिका रवाना होंगे। वहां भी ऐसी हैवी वेटेज मुलाकातें करेंगे जो कि डिफेंस मुलाकातें तो होंगी लेकिन डिप्लोमेटिक मुलाकातें भी होंगी। और जो डिप्लोमेटिक गेन्स पाकिस्तान को तवक्कुआत थी कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरे से हासिल होंगे, वही डिप्लोमेटिक गेन्स जनरल राहील शरीफ के दौरे से हासिल होंगे। और ये सब कुछ मैं नहीं कह रही, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बहुत मुस्तनिद और मोतबर अखबार है, उसकी रिपोर्ट कहती है और इसकी हेडलाइन है कि पावरफुल जनरल राहील शरीफ एक्लिप्सेस पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। और इसकी जो सब हेडलाइन है वो जनरल राहील शरीफ को सोल्जर स्टेट्समैन करार देती है, एक ऐसा सिपाही जो कि सियासतदान भी है या हुक्मरान भी है। और इस खबर की डिटेल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्हीं डिटेल्स पर बात करने के लिए हम वाशिंगटन चलेंगे। वहां से कुछ ही देर में हमें डॉक्टर मुईद यूसुफ ज्वाइन करेंगे जो कि US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के डायरेक्टर हैं। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब वहां पर खिताब भी कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने वहां पर बहुत अहम बातें बोली। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का जो अज़्म है उसका एक बार फिर से इजहार किया। उसके कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने पेश की अमेरिकन अवाम के सामने, अमेरिकन थिंक टैंक्स के सामने। चलते हैं वाशिंगटन फौरन, वहां से डॉक्टर मुईद यूसुफ US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के डायरेक्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो खिताब किया है उसकी तमाम अहम बातें पाकिस्तानी अवाम ने सुन ली हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए ये बताइएगा कि US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के सामने खिताब करना कितना इम्पोर्टेंट है, इससे अमेरिकन पब्लिक को क्या मैसेज जाता है और इससे अमेरिकन पॉलिसी पर असरअंदाज होने में कितनी मदद मिलती है। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो दौरा है वो कोई 3.5-4 दिन पे मुश्तमिल था और उसमें कोई और ऐसा मौका नहीं था कि वो वाशिंगटन की पॉलिसी कम्युनिटी से बात करते एक पब्लिक फोरम पे। उनकी अहम मुलाकातें थी अमेरिकन ओहदेदारों के साथ। उन्होंने एक बिजनेस काउंसिल में एक तकरीर की बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लेकिन पॉलिसी के हवाले से जामिया तकरीर का कोई और एवेन्यू नहीं था इस दौरे में। इसलिए मेरे नजदीक बहुत अहमियत का हामिल था। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के ताल्लुकात एक माना जाता है कांग्रेस के साथ बहुत हैं, अमरीकी पॉलिसी कम्युनिटी के साथ। तो यहाँ पे वो लोग उनको सुनने आए थे जो अमरीकी पॉलिसी कम्युनिटी का तज्जिया कम्युनिटी में तज्जिया करते हैं और उसके बाद वो असर रसूख रखते हैं उन लोगों पे जो पॉलिसीज यहाँ पे बनाते हैं। तो उस लिहाज से मेरे नजदीक एक बड़ी अहम ये अपॉर्चुनिटी थी। और जो उनकी तकरीर थी वो आपने कहा जिस तरह के वो उस पे शायद वहाँ मीडिया में कवरेज हो भी रही होगी, बड़ी बैलेंस तकरीर थी। उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि अमेरिका और पाकिस्तान को आगे मिलकर चलना है और जो मेन इश्यूज हैं, हिंदुस्तान पे बात की, अफगानिस्तान पे बात की, वो तमाम कवर हुए। लेकिन ये कम्युनिटी ये सुनने आती है, जो ऐसे मौकों पे वजीर आजम को सुनने आए हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि वजीर आजम के ख्याल में उनका दौरा कैसा रहा,
क्या वो पुरुमीद जा रहे हैं यहाँ से वापस कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर होंगे, या क्या कोई कशीदगी नजर आ रही है उनकी टोन में जिसके मामला ठीक नहीं है। तो उसलिए मेरे नजदीक ये बहुत अहम थी और बड़ा बैलेंस का व्यू था, और मेरे नजदीक दौरे की नौयत भी बैलेंस थी। कुछ चीजों पे इत्तफाक है, कुछ पे नहीं है, लेकिन कल का जो एलामिया आया ओबामा साहब की मीटिंग के बाद उसमें वो वाज़ेह है कि क्या चीजें ऐसी जिस पे मिलकर काम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म साहब की स्पीच के बाद ये पॉलिसी मेकर्स जो थे, इनका रद्द अमल क्या था? देखिए, अभी तो बहुत जल्द है कहना, मैं बिल्कुल वहीं से अभी आ रहा हूँ उनको खुदाफिज करके, तो अभी तो देखते हैं कि क्या रद्द-ए-अमल आता है, प्रेस में क्या आता है। लेकिन मेरे नजदीक कोई ऐसी हैरानकुन बात तो स्पीच में नहीं थी, कोई सरप्राइजेज नहीं थी, टॉपिक्स वही थे जो लोग मेरे नजदीक एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन बहरहाल एक लीडर से सुनना और एक दिन बाद उनकी मुलाकात के अमरीकी सदर से, क्योंकि ये एक और मौका होता है कि तकरीर में आप वो बात करें जो आप तासुर लेके आए हैं अपनी मीटिंग से इस दौरे में, तो वो भी लोग देखने आते हैं कि आया उन मीटिंग्स के बाद कोई तब्दीली आई हो पाकिस्तानी ख्याल में, पॉलिसी में, आगे की सोच में। तो कोई हैरानकुन बात मेरे नजदीक नहीं थी। अफगानिस्तान तो वज़ीर आज़म साहब की तकरीर के दौरान लोगों का रद्द अमल क्या था? इन्हमाक से सुन रहे थे या उनको लग रहा था ये सुनी सुनाई बातें हैं पहले भी? नहीं, मेरे नजदीक देखिए, एक हॉल में अगर 200-300 लोग आए हैं उनको सुनने, और ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, तो सुनी सुनाई बातें एक तरह से तो जो लीडर की तकरीर है वो होती ही है। लेकिन जब वो लीडर बयान करता है अपनी टोन में और अपने लफ्जों का चुनाव जो है लीडर का, वो अहम होता है, और वो लोग देखते हैं उससे रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसको आप कहते हैं कि आया इसमें मैसेज क्या दिया जा रहा है, मैसेज अमूमी मैसेज मनफी है या मुस्बत है। और मुझे लगता है वज़ीर आज़म साहब ने, और मैं आपको सच बात ये बताऊं, हकीकत ये है कि इस दौरे से पहले 2-3 दिन पहले तक ये वाज़ेह नहीं था कि क्या टोन होगी इस दौरे की, क्योंकि बहुत से आपने देखा मीडिया में क्या क्या बातें हो रही थी कि दौरा शायद होना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। तो मुझे तो ये स्पीच सुन के ये लगा है कि वो मुतमईन गए हैं अपने दौरे से, क्योंकि कम से कम आज की जो टोन है वो बहुत। आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने दौरे से मुतमईन जा रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या अमेरिका भी मुतमईन है? अमेरिका क्या सोच रहा है? क्योंकि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की रिपोर्ट आई है, बल्कि कल की रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि अमेरिका जनरल राहील शरीफ के दौरे का इंतजार कर रहा है। वज़ीर आज़म साहब से रस्मी मुलाकात थी, असल मामला तय होंगे जनरल राहील शरीफ साहब से। तो अमेरिका क्या सोच रहा है? माजरत के साथ अगर ये तो मीडिया जो है जरा थोड़ा सा एहतियात से काम ले तो शायद ये ताल्लुक और बेहतर हो जाए। देखिए, बात बड़ी सादा सी है, ये इसमें कोई शक नहीं, सबको पता है, अमेरिका को भी पता है कि कुछ चीजें जो है पाकिस्तान में इस वक्त मिलिट्री जो है वो ड्राइविंग सीट में है, क्योंकि जरूरत है, अंदरूनी मामला ऐसे हैं, अफगानिस्तान की पॉलिसी पे उनका लीड रोल है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि वो वजीर आजम साहब को वैसे ही मिल रहे थे और उसके बाद असल विजिट बाद में आएगी, ऐसा नहीं है। जो एलामिया है उसमें जो बातें आई हैं, उसमें जो बातें सामने रखी गई हैं, जो इत्तेफाक हुआ है जिन चीजों पे, वो राहील शरीफ साहब आके ये तो नहीं कह सकते कि जी ये तो हुआ ही नहीं, मैं इसको नहीं मानता, ना ही वो ये करेंगे। ये मीडिया में बातें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ISI चीफ आए, उन्होंने इस विजिट को प्रिपेयर किया। नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने कुछ इत्तेफाक कई चीजों पे किया है, कईयों पे पाकिस्तान और अमेरिका का इत्तेफाक नहीं हुआ, मसलन जौहरी हथियार का जो मामला है। और अब जो आर्मी चीफ की विजिट है उसकी नौयत होगी सिक्योरिटी के हवाले से सिर्फ। अगर आप कल का एलामिया देखें तो उसमें नॉलेज कॉरिडोर की बात है, साइंस टेक्नोलॉजी की। मिशेल ओबामा ने अभी एक $70 मिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो मरियम नवाज शरीफ साहब आई हुई थी उसके लिए। तो ये बहुत जामे एक चीज इसमें कवर हुई है दौरे में, वो सिर्फ सिक्योरिटी का दौरा होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ यहाँ आता है तो वो एक आम आर्मी चीफ की तरह मुलाकातें नहीं होती। जाहिर बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्टेटस फर्क है, क्योंकि मिलिट्री का इदारा जो है वो कुछ पॉलिसीज की ड्राइविंग सीट में है, तो वो हकीकत है। लेकिन ये कहना कि ये दौरा बिल्कुल वज़ीर आज़म को रस्मी तौर पे मिले, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। और अब प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे बहुत अहम खबर का कि लश्करी जंगवी का एक बानी रुकन और उनके डेथ स्क्वाड का सरबरा 4 साथियों समेत दुबई से गिरफ्तार हुआ। क्या लश्करी जंगवी का पंजाब से खात्मा हो गया? सवाल करेंगे IG पंजाब से। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। पंजाब पुलिस ने कल एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जब दुबई से उसने इंटरपोल के जरिए हारून रशीद भट्टी, जो कि कलअदम लश्कर जंगवी का बानी रुकन है और लश्कर जंगवी के डेथ स्क्वाड का सरबराह है, उसे दुबई से उसके 4 साथियों अहमद यार, गुलाम मुस्तफा, तारिक नवाज ढलू और अयाज अहमद के साथ गिरफ्तार कर लिया। लश्कर जंगवी, जो कि किसी जमाने में सिपा साहबा पाकिस्तान का एक सेक्शन हुआ करता था, उसके बाद डिफरेंसेस क्रिएट हुए, मलिक इसहाक, रियाज बसरा, ये लोग अलग हो गए, इनके साथ अकरम लाहौरी आकर मिल गया और गुलाम रसूल शाह, इन्हीं के साथ एक फाउंडिंग मेंबर ये हारून रशीद भट्टी था, जो कि मलिक इसहाक की मौत के बाद, जिसे अभी 2 महीने पहले ही पुलिस मुकाबले में फरार होते हुए हलाक किया गया, उसकी मौत के बाद ये दुबई से बैठ के लश्कर जंगवी को ऑपरेट कर रहा था। तमाम बानी अराकीन लश्कर जंगवी के अपने अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। रियाज बसरा मारा जा चुका है, मलिक इसहाक मारा जा चुका है, गुलाम रसूल शाह मारा जा चुका है, अकरम लाहौरी सखर जेल में कैद है और अब हारून रशीद भट्टी भी गिरफ्तार हो चुका है। तो क्या समझा यह जाए कि लश्कर जंगवी का बुनियादी ढांचा खत्म हो चुका है, पंजाब लश्कर जंगवी से महफूज हो चुका है, लश्कर जंगवी का यहाँ पर खात्मा हो चुका है, और साथ ही सवाल ये पैदा होता है कि दीगर कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल करने से पहले मैं क्रेडिट जरूर देना चाहूंगी हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस को, उनका ये बहुत बड़ा कारनामा है, जितनी शाबाश दी जाए वो कम है, इसके वो मुस्तहिक हैं। चलेंगे हम आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर ये फरमाइएगा कि हारून रशीद भट्टी, उससे तफ्तीश किस रुख पे की जा रही है? थैंक यू, आपने हमें बुलाया है और मौका दिया है कि हम अपना काउंटर टेररिज्म के हवाले से पंजाब में जो एफर्ट्स की गई हैं उस पर थोड़ा सा मैं बयान कर सकूं। ये वो जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं कलेक्टिव, उसका ये एक हिस्सा है कि हमने हारून भट्टी जो है उसको दुबई से लेके आए और ये हमारी एफर्ट्स कुछ अरसे से जारी थी और फाइनली हम कामयाब हुए और उसको हम यहाँ पे लाने में कामयाब हो गए। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज में है। जो उसका साबका रिकॉर्ड है वो कोई 18 दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस रहा है और ये दुबई में बैठ के ऑर्गेनाइज कर रहा था। और मलिक इसहाक के जाने के बाद खास तौर पे ये ख्याल था हमारा कि ये दुबई में, और जो अब तक एविडेंस है उससे भी ये साबित हो रहा है कि ये बहुत प्रोएक्टिव होके ये अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा था नए सिरे से ऑर्गेनाइज करने में। तो जब अब हम इसको लेके आ गए हैं तो इससे हमें जो मालूम की रोशनी में पूरा नेटवर्क जो है वो अनर्थ भी होगा और इंशाल्लाह उसके खात्मे में हम कामयाब होंगे। उसके अलावा पंजाब में हमने सर, क्या कोई ऐसा लिंक भी मिला है कि कर्नल शिराग खानजादा पर जो हमला हुआ था उसकी भी कहीं से मॉनिटरिंग या कोई असिस्टेंस इस हारून रशीद भट्टी की तरफ से गई हो? नहीं, उसमें इसकी तरफ नहीं गई। जो इन्वेस्टिगेशन हमने अब तक की है वो एक दूसरा ग्रुप इन्वॉल्व है, वो भी अनर्थ हो चुका है और उसमें भी जो कुछ लोग इन्वॉल्व थे वो पुलिस मुकाबले में मारे गए और कुछ जो बकाया है उनके भी इंशाल्लाह हम पीछे हैं और वो भी जरूर अपने अंजाम को पहुंचेंगे और हम जरूर पकड़ेंगे और उनको कटहरे में खड़ा करेंगे। सर तफ्तीश तो चल रही है हारून भट्टी से, लेकिन उसका मुकदमा सिविलियन अदालत में चलेगा या फौजी अदालत में? इसका जो कोर अक्यूज्ड रऊफ गुजर है उसका मुकदमा ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट में हमने भिजवाया था और जिसको वहां से कैपिटल पनिशमेंट हुई है और वो एंडोर्स भी होगी। तो इसका मुकदमा भी हम अभी इसकी केस फाइल जो है वो 18 मुकदमात है और हमारा यही ख्याल है जो एविडेंस सारी को हम एवेल्युएट करके जो एक मयार मुकर्रर है मिलिट्री कोर्ट में भेजने के लिए वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके हम इसका भी मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में भिजवाएंगे। आप कह रहे हैं कि हारून रशीद भट्टी, इसका मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। सर ये फरमाएं कि जो बुनियादी ढांचा था लश्कर जंगवी का, जो बानी अराकीन थे, वो सब के सब अपने अंजाम को तकरीबन पहुंच चुके हैं। तो जो छोटे छोटे मकामी रहनुमा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हैं उन पर क्रैकडाउन किया जा रहा है? सर हमने ओवरऑल जो पंजाब में एक्सट्रीमिज्म है और जो सेक्टेरियनिज्म है उसको खत्म करने के लिए बहुत इकदाम किए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशल बहुत सारे लॉज जो है वो एनेक्ट किए हैं जिसमें खासतौर पे हेट मटीरियल, हेट स्पीचेस के हवाले से जी इस तरह साउंड एक्ट जो है वो पास किया है और जीरो टॉलरेंस हमने अडॉप्ट की है। और पंजाब में आप खुद भी चेक कर सकते हैं तो लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी जो है इनिशियल जब हमने लॉ पास किया काफी हुई, लेकिन अब ऑलमोस्ट वो जीरो पे आ गई है। इसके अलावा हेट स्पीचेस है उसके खिलाफ हमने क्रैकडाउन किए हैं ठीक, और वो भी बहुत हद तक अब कम हो गई है। और इसके अलावा उसके असरात ये पड़े हैं कि जो पहले ब्लास्फेमी के केसेस होते थे वो ऑलमोस्ट पहले जो हम डाटा हमारे पास है पिछले सालों का उसे ऑलमोस्ट 100% कमी आ गई है।
और ओवरऑल फिर इसके अलावा पंजाब में हमने CPD की कैपेसिटी बिल्ड की है, जिससे CPF की फोर्स क्रिएट की है। उसके अलावा उनको इक्विप करने के लिए हमने आर्म्स एम्युनिशन में, APC में और इवन हेलीकॉप्टर भी हम उनको लेके दे रहे हैं। और फिर IT के बेस IT की इंटरवेंशन पे इस डिपार्टमेंट को हम मजीद जो है वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ये जो ओवरऑल हम सारी बजट ले रहे हैं, इससे इंशाल्लाह हम एक सिस्टम और एक हम जो है बकायदा इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं, ताकि ये रेगुलर बेसिस पे काम करे। और जो बढ़ती हुई रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है और जो सेक्टेरियनिज्म है, उसको हम दोबारा तो सर ये जो बेहतरीन एफर्ट्स आप कर रहे हैं, इससे क्या समझा जाए कि लश्कर जंगवी का पंजाब से खात्मा हो चुका है? बिल्कुल जी, बगैर उनकी कोई इधर नेटवर्क मौजूद नहीं है। अगर कोई उनके छोटे मोटे रेमिनिसेंट हैं भी तो वो पंजाब में नहीं है, वो पंजाब से भागे हुए हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हो सकते हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा तो उनकी कोई तंजीम इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। सर ये फरमाइएगा कि क्या कोई और मतलूब मुल्जिम दुबई में या मुल्क से बाहर कहीं होने की इत्तला है? बाकी जो क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं वो तो क्रिमिनल हैं, कोई बड़ा लेकिन मुल्जिम? टेररिज्म के हवाले से कोई अभी ऐसा मुल्जिम नहीं जो बाहर है। सर इसके साथ ये भी फरमा दीजिएगा कि लश्कर जंगवी का तो आप कह रहे हैं कि पंजाब से खात्मा हो चुका है यकीनन, तो जो बाकी बैंड आउटफिट्स हैं पंजाब में काम कर रही, सर उनके खिलाफ कैसी एफर्ट्स जारी हैं? इससे भी हमने जो 4 शेड्यूल का एक ETA लॉ के तहत है, उसमें तो हमने नए सिरे से देखा है और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटीज बनाई है, डिवीजनल बनाई है और जितनी भी कलअदम तंजीमें हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और विजिलेंस हमने शुरू की है। ठीक। और सबकी एक्टिविटीज हम मॉनिटर कर रहे हैं और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में हम किसी को भी इन्वॉल्व होने की कतई इजाजत नहीं दे रहे हैं और बड़ी सख्त मॉनिटरिंग की। और ये इस दफा जो ईद-उल-जुहा पे जो खाने थी वो हमने किसी को इकट्ठी नहीं करने दी, जो भी कलअदम तंजीमें थी सबको हमने बड़ा सख्ती से रोका है और कतई उनको इस हवाले से हमने इजाजत दी। IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और यकीनन पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस न सिर्फ इस कार्रवाई पर बल्कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने पर तारीफ की मुस्तहिक है, शाबाश की मुस्तहिक है। उसकी रफ्तार तेज तर है तमाम सूबों की निस्बत। और ये जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि हारून रशीद भट्टी लश्कर जंगवी का फाउंडिंग मेंबर, उसके डेथ स्क्वाड का सबरा, इसको दुबई से गिरफ्तार किया जाना, इसका मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाना, पंजाब से लश्कर जंगवी का खात्मा कर दिया जाना, इसके लिए हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम तर शाबाश के मुस्तहिक हैं। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम कुछ क्रिकेट के मामलात पे बात करेंगे कि PCB ने भारत से जिल्लत तो उठाई लेकिन क्या कौमी दौलत भी गवा देगा? अगर भारत सीरीज नहीं करता तो क्या पाकिस्तान हरजाना मांग सकता है भारत से कि नहीं? बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात की। इसमें क्रिकेट डिप्लोमेसी की जो नजम सेठी के जब वो चेयरमैन PCB थे उस दौर में भारत के साथ जो सीरीज का मुआहदा हुआ था 8 साल में 6 सीरीज, उसकी जो पहली किस्त दिसंबर में होनी थी वो तो खटाई में पड़ चुकी है भारत के नारवा रवैये की वजह से। लेकिन कल नजम सेठी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे और उनसे मैंने सवाल किया था कि अगर ये सीरीज नहीं होती तो पाकिस्तान को इसकी कंपेंसेशन मिल सकती है कि नहीं। उसके जवाब में नजम सेठी साहब ने क्या कहा, जरा वो सुनिएगा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। को पता है एक सीरीज का कितने पैसे मिलते हैं PCB को जब वो होती है? 30 to 40 to 50 मिलियन डॉलर्स। फाइन। तो मैं और अगर वो ना हो तो पाकिस्तान को कितने पैसे मिलेंगे? कुछ भी नहीं, और ना ही कभी कुछ मिला है, कभी नहीं हुआ। ना यू वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सीरीज नहीं होती तो कंपेंसेशन नहीं मिलती? ना पहले कभी मिली है तो ना अब मिलेगी। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, रिटन अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। सेठी साहब की बात आपने सुन ली कि अगर भारत बदमाशी करता है, सीरीज भी नहीं करता और पाकिस्तान कंपेंसेशन का मुतालबा भी नहीं कर पाता, यानी कि पाकिस्तान जिल्लत तो उठाए भारत के हाथों लेकिन अपनी कौमी दौलत भी गवाए, क्या नजम सेठी साहब ने मुआहदा करते हुए कोई गलती तो नहीं कर दी थी? ये कंपेंसेशन हरजाना पाकिस्तान आलमी कवानीन के तहत क्यों नहीं मांग सकता भारत से? इसी पर तज्जिया हासिल करने के लिए चलेंगे कराची। क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम गरीदा। सर आप बताएं कि पाकिस्तान कंपेंसेशन तलब कर सकता है कि नहीं अगर भारत सीरीज नहीं खेलता पाकिस्तान के साथ?
देखिए गरीदा, जब नजम सेठी साहब MOU साइन करने गए थे भारत, तो वहां उन्होंने एक क्लॉज रखी थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसरार किया था उस क्लॉज के रखने पर कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस। तो इसका मतलब है इन्होंने उस वक्त एतराज नहीं किया। ये उस वक्त कहते हैं ना कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस का अगर आप क्लॉज डाल रहे हैं तो इसका मतलब है हमें कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो पहले ही से हमने हाथ खड़े कर दिए थे कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस। तो आपको तो इल्म था कि जिस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान भारत के हैं, जो कशीदा सूरत हाल है, तो कैसे ये मुमकिन हो सकेगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा 6 बरसों में 8 सीरीज हो सकेंगी। तो यहां पर गलती थी। दरअसल हम खुद खुशी से इतने बेकाबू हुए जा रहे थे कि भारत के 7 सीरीज खेलेंगे, हम 8 सीरीज खेलेंगे 6 साल में, और उसमें ये क्लॉज रखी गई। मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर MOU पर साइन किए, ये उनकी गलती थी। इस क्लॉज को उन्हें हटवाना चाहिए था। आप मानते हैं कि नजम सेठी साहब की गलती है? मुआहिदा करते हुए ये दूरस नजर नहीं रखी गई कि आइंदा गवर्नमेंट भी चेंज हो सकती है? उस वक्त तो पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी। जी हाँ, बिल्कुल गरीदा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नजम सेठी साहब कभी ज़का अशरफ साहब को टॉपल करते, नजम सेठी साहब आ जाते, फिर ज़का अशरफ साहब आ जाते, फिर नजम सेठी साहब आ जाते। तो नजम सेठी साहब उस मर्तबा आए तो वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए और क्रेडिट खुद लेने के लिए उन्होंने ये आकर लोगों को मुजदा सुनाया कि जनाब अली हम भारत से बात करके आए। आपने उनके क्लिप भी मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर देखे होंगे कि अब 30 अरब रुपए मिलेंगे और पाकिस्तान बिग 3 नहीं बिग 4 का हिस्सा हो गया, अब हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है? ये सबके सामने तमाशा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने, जिन्होंने, खासतौर पर सेठी साहब ने वो MOU साइन किया, उन्होंने इस क्लॉज को नहीं देखा। खुशी से इतने बेकाबू हो गए थे, इतने निहाल हो गए थे कि उन्हें नजर नहीं आया कि मुस्तकबिल करीब में अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो फिर पाकिस्तान तन्हा रह जाएगा। मैं मुसलसल इस इशू को फॉलो कर रही हूं जब से BCCI की मुलाकात में PCB हुकाम के साथ गैर अखलाकी सलूक हुआ है। तो आज कुछ इंडियन मीडिया है, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ चैनल्स हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर PCB चाहे तो BCCI से कंपेंसेशन मांग सकता है अगर भारत ये सीरीज नहीं होने देता। तो ये क्या मामला, क्या अभी भी कोई रूम है हमारे पास कंपेंसेशन मांगने का भारत से? गरीदा देखें, कंपनसेशन नहीं हो सकती क्योंकि क्लियरली उस क्लॉज में लिखा हुआ है जो MOU साइन हुआ है कि क्लियर टू गवर्नमेंट क्लियरेंस, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस, कि जब तक गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं देगी उसके बगैर नहीं होगा। तो सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस, तो गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं दे रही, फिर कैसे कंपनसेशन होगी? कंपनसेशन गालिबन इस सूरत में हो सकती है कि कहीं पाकिस्तान, भारत और कोई और तीसरा मुल्क आकर कोई ट्रायंगुलर सीरीज खेल लें, उसकी आमदनी पाकिस्तान को मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत की इस क्रिकेट सीरीज के जो राइट्स दिए गए थे वो $140 मिलियन के थे, तो तकरीबन 14 अरब के पूरी सीरीज के थे। और एक सीरीज में पाकिस्तान अगर भारत से खेलता तो तकरीबन 5-6 अरब रुपए तो उसको मिलते टेलीविजन राइट्स की सूरत में, और बकिया 5-6 अरब रुपए उसको मिलते दीगर चीजों की मद में, स्पॉन्सरशिप वगैरह की। तो पाकिस्तान यहां ये देख रहा है कि पैसे उसके हाथ से जा रहे हैं। और गरीदा इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है। अगर आपके पास पैसे नहीं आएंगे, 4.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग सेरेमनी थी जो 20 सितंबर को हुई लाहौर में, जिसमें लोगों की लॉन्चिंग की गई, बिल्कुल दरिया दिली के साथ बड़े फराख दिलाना अंदाज से पैसे खर्च किए गए। तो अब पैसे आएंगे कहां से? यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। यह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंडर प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सितंबर में जब पाकिस्तान भारत हालात काफी कशीदा चल रहे थे और सीरीज का भी कुछ पता नहीं चल रहा था, तो उस वक्त शहरियार खान साहब ने कुछ ऐसी बात की थी कि वो ये सीरीज का बायकॉट कर देंगे। तो राजीव शुक्ला जो कि IPL के चेयरमैन हैं, BCCI के नंबर 2 भी हैं, उन्होंने वार्न कर दिया था फौरन कि अगर पाकिस्तान ऐसे करता है तो फिर पाकिस्तान पर हम फाइन लगा देंगे। तो भारत फाइन लगा सकता है, हम हर्जाना नहीं मांग सकते। हाँ गरीदा, ये उस तनाजुर में बात हुई है कि शहरियार साहब ने कहा था, उस वक्त ये उन्होंने कहा था कि फिर हम भारत से इंटरनेशनल मुकाबलों में कहीं नहीं खेलेंगे। तो उस सूरत में उन्होंने कहा कि जी आप फाइन, किस सूरत में फाइन लगेगा? दरअसल ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है नहीं। इंडिया डोमिनेट कर रहा है, वो जो चाहे शुत्रे बेमुहार की तरह जो चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने प्रेशर डाला। लेकिन ऐसी कोई शिक नहीं कि भारत पाकिस्तान पर फाइन करे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी अगर पाकिस्तान अपने आप को सपोज
वर्ल्ड T20 से विड्रॉ करता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो पाकिस्तान पर जुर्माना नहीं लगाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है और मैं इसको बिल्कुल बावसूख जराए से तस्दीक के बाद आपसे ये कह रहा हूं। अब मिर्जा साहब, एक तो हमारे हुकाम के साथ इतना नारवा सलूक किया गया, हमारे अंपायर अली इमदाद साहब को हटा दिया गया, शोएब अख्तर साहब, वसीम अकरम साहब, उनके मैचेस खटाई में पड़ गए, जो कि अब खैर बहाल हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तान ने आलमी सतह पे आईसीसी के सामने अपना केस क्रिकेट का स्ट्रांगली पुटअप किया है? शहरियार खान साहब, क्या आपको नहीं लगता कहीं पर कमजोर पड़ रहे हैं अपना केस पुटअप करने में? गरीदा, हमारी जो इत्तलात हैं, शहरियार खान साहब आज अलसुब जो है वो दुबई पहुंचे और आज वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में देख रहे थे। और जो हमारे जराए हैं वो ये कहते हैं कि आईसीसी से वो यकीनन इस बारे में खामोश एहतजाज करेंगे, पब्लिकली नहीं होगा लेकिन यकीनन वो इस हवाले से बातचीत करेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उन्हें तनहा कर रही है। और जो हमारे जराए हैं वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने जाइल्स क्लार्क से, कि जिन्होंने बड़ा मेन रोल प्ले किया था बिग 3 की फॉर्मेशन में, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साबिक ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी वो बात करेंगे जाइल्स क्लार्क से। तो देखें पाकिस्तान की कोई सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन जब से बिग 3 पर हमने साइन किया है बिल्कुल हम तन्हा होकर रह गए। वही तीनों मुमालिक भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो लोगों के पास दर बदर फिर रहा है कि हमसे सीरीज खेल लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब। क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया अपना तज्जिया दे रहे थे, हकाइक बयान कर रहे थे कि पाक भारत सीरीज अगर भारत उससे इनकार कर भी देता है, जो कि अभी तक वाज़े इनकार तो सामने नहीं आया लेकिन ढके छुपे अल्फाज में एक तरह का इनकार ही है, क्योंकि भारत सेफ मुल्क नहीं रहा पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। वहां से मुसलसल थ्रेट्स आ रही हैं। तो इन सारे हालात में अगर भारत वाज़े इनकार कर भी देता है तो पाकिस्तान ने एक तो भारत जाकर पीसीबी हुकाम ने हजीमत उठाई थी, जिल्लत उठाई थी, साथ ही कौमी दौलत भी गंवा देंगे। जो 20-30 अरब का दावा किया जा रहा था कि इन 8 सालों की सीरीज के जरिए पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं, वो भी हासिल नहीं होंगे। कौमी दौलत, कौमी मफाद पहले और उसके बाद कौमी दौलत, इन दोनों का नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की जल्दबाजी, चाहे वो साबिक हुकाम हो चाहे वो मौजूदा हुकाम हो, उनके जरिए खाम खा पाकिस्तान कौम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी, 100 जूते भी खाने और 100 प्याज भी खाने। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी कौम को एक ऐसे ही दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां पीसीबी 100 जूते भी खा रहा है, हजीमत भी उठा रहा है और 100 प्याज भी खा रहा है कि उसे कहीं से कोई आमदनी भी नहीं हो रही। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम जिक्र करेंगे बुर्राक का। बुर्राक की एक बहुत बड़ी कार्रवाई कल देखने में सामने आई, जब कल रात के अंधेरे में बुर्राक ने बहुत कामयाबी से जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के निशानों को ठिकाना बनाया, ठिकानों को निशाना बनाया। बुर्राक पाकिस्तान फौज का एक बड़ा अहम कारनामा है। पाकिस्तान के पास ये यूएवी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिजिनस बिल्ड किया, इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया। ये ड्रोन इंडिजिनस बिल्ड किया और इस ड्रोन की जो पहली आजमाइश, जो पहली कार्रवाई हुई थी वो सितंबर में शवाल में शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में दिन के उजाले में हुई थी और उसमें भी इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के जहां पर इसने अटैक करना था उसी जगह को इसने निशाना बनाया, दहशतगर्दों के उन्हीं ही ठिकानों को इसने निशाना बनाया। और अब रात के अंधेरे में इसकी ये आजमाइश, इसकी ये कार्रवाई हुई है और रात के अंधेरे में भी इसकी वही पिन पॉइंट एक्यूरेसी रही है। दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया गया है बुर्राक की इस कार्रवाई के नतीजे में और उनके कई ठिकानों को बर्बाद भी किया गया है। यहाँ पर दो सवालात पैदा होते हैं। जो पहली कार्रवाई थी वो शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में की गई थी, ये जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में की गई है। तो जनूबी वजीरिस्तान जिसके बारे में क्लेम किया जाता है कि वो दहशतगर्दों से मुकम्मल पाक कर दिया गया है, तो क्या वजह है कि वहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ बुर्राक को इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आई है? तो उसके लिए खबर ये है, सवाल पहले ये पैदा होता है कि क्या दहशतगर्द अब भी जनूबी वजीरिस्तान में मौजूद हैं या वापस आ गए हैं? तो उसका जवाब ये है कि एक इंटेलिजेंस इत्तला मिली थी कुछ दहशतगर्दों के वहां आ जाने की, वहां मौजूदगी की, जिस पर उनको प्रिसाइसली अटैक किया गया है। और जनूबी वजीरिस्तान के ये रिमोट इलाके हैं। रिमोट इलाकों से ही एक और सवाल ये पैदा होता है कि जो आईडीपीज हैं, टीडीपीज फाटा के, जनूबी वजीरिस्तान के, चूंकि इलाका क्लियर करार दिया जा चुका है दहशतगर्दों से, तो ये टीडीपीज वापस जा रहे हैं। बहुत से टीडीपीज हैं जो कि अपने इलाकों में बस गए हैं। तो क्या
अमेरिकन ड्रोन अटैक्स की तरह की, जिसमें हमने देखा था सिविलियन आबादी भी निशाना बनती थी। अब ये TDPs जो वापस जा रहे हैं, क्या खुदा न खास्ता इनको तो नुकसान नहीं है, क्या इनकी आबादी तो निशाना नहीं बनती? तो इसका जवाब भी इंतहाई इत्मीनान बख्श है, तसल्ली बख्श है कि बुर्राक की कार्रवाई 100% पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होती है। इसमें सिविलियन आबादी बिल्कुल निशाना नहीं बनती, और खासतौर पर जिस इलाके में बुर्राक की रात के अंधेरे में कार्रवाई हुई है वो जनूबी वजीरिस्तान के रिमोट इलाके हैं जहां पर आबादी मौजूद नहीं है। और उसके अलावा भी बुर्राक जिस जगह को अपना निशाना बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकाने होंगे, सिविलियन आबादी उनसे मुकम्मल महफूज रहेगी। सो अमेरिकन ड्रोन अटैक्स और बुर्राक के ड्रोन अटैक्स में बहुत फर्क है, और ये फर्क आपके सामने वाज़े भी कर दिया है। अभी बुर्राक की सिर्फ 2 आजमाइशी कार्रवाइयां हुई हैं जिसमें इसने अपनी बेहतरीन महारत का इजहार किया है, और पाक फौज का पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी कल के इश्यूज खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।